कि जो पढ़ने के लिए कास्टिंग वाले के पास टाइम नहीं होता। क्या करें, हमें बहुत नशा है। कहाँ क्या काम मिलेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इनका कीड़ा है जो बहुत ही बेईमानी करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यानी मेरे चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आप हमारे पहले दर्शक। साथ में बैठे हैं मेरे मित्र मिस्टर मनोज रोहिल्ला। ये हमारे मित्र हैं और ये हमारे इस पॉडकास्ट के पहले गेस्ट। तो ये कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। आज मैं कैमरे के सामने हूँ और बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे हैं। तो अंतर बस इतना ही है, आगे और पीछे का। कभी मैं पीछे था, आज यहाँ बैठा हूँ, तो कभी पीछे वाले भी आगे आएंगे। ठीक है, तो कोई इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और ये वीडियो जो है सिर्फ दो लोगों के लिए है, ओनली फॉर 2 पर्सन्स। कौन कौन? एक जो दर्शक हैं और दूसरा जो एक्टर है। तो आप तय कीजिए कि आप एक्टर में हैं कि दर्शक में हैं, हमें कमेंट करके बताइए। और मैं आपका फुटेज नहीं खाऊंगा, मैं अपना फुटेज नहीं बढ़ाऊंगा। सीधे मुद्दे पे आता हूं। ये मनोज जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी एक्टिंग की जो जर्नी इनकी जो है उसी पे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने क्या प्लान किया, कहाँ से आए, कहाँ से गए और अब क्या कर रहे हैं। तो मनोज जी, स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने पहले गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया है। अरे हमारे मित्र हो बाबू, हम किसको बुलाएंगे, है कि नहीं? ये बात भी सही है, इतनी चाय पिलाई है तो उसका असर तो कुछ होना चाहिए। फिर अब आपने इतना बड़ा बड़ा मग्गा भर के चाय पिलाया कि 6 महीने चाय की स्मेल बदबू आती रहेगी। क्या करें, हमें बहुत नशा है चाय का। चलिए खैर कोई नहीं, आप बताइए। चाय की चर्चा से आगे बढ़ते हैं जी। आप बताइए, ये हमारी आपकी जब मुलाकात हुई थी, जितनी हमारी आपकी चर्चा हुई, उसमें ये बात छन छन के निकल के आई कि आप दिल्ली एक अच्छा खासा जॉब कर रहे थे और आप सीधे मायानगरी मुंबई। कौन सा कीड़ा काटा बाबू? मदन जी देखो, एक्टिंग का कीड़ा है जो बहुत ही बेईमानी करता है लोगों के साथ। और वैसे हाँ, आपने सही बात कही है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और लगभग मैंने 25 से 26 साल नौकरी करी है अपने करियर में। और ये जो एक्टिंग का कीड़ा है ये तो खैर टीनेज से रहा है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग 4 से 5 साल में जब दिल्ली में लास्ट जो जॉब चल रही थी, उसी बीच में मुझे मौके मिले कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए। मैंने उस टाइम वहाँ पे 2 हिंदी मूवीज़ करी, 1-2 थिएटर प्ले किए, कुछ टीवी एड्स करे। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ और मुझे लगा कि यार मेरे को एक बार अपने आप को मौका देना चाहिए और मुंबई के लिए उड़ान भरनी चाहिए। तो 21 फरवरी 2024 को मैं मुंबई आ गया। 21 फरवरी 2024 को मुंबई में आ गए। जी, स्वागत है आपका मुंबई में। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपका। तो मुंबई आने के बाद का कैसे क्या प्लान रहा, क्या रूट रहा कि हमें कहाँ काम खोजना है, कैसे कहाँ जाना है, कैसे कुछ प्लान किए थे कि बस मुंबई आना है, वड़ा पाव खाना है? हाँ, यही समझ लीजिए, मुंबई में बिना प्लानिंग के आया मदन जी। सिर्फ ये प्लानिंग थी कि वहाँ जाके काम खोजना है। कैसे खोजना है, किसके पास जाना है, कहाँ क्या काम मिलेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं। Oh my God! हालांकि 1-2 लोग मेरे जानकार यहाँ थे पर उनसे भी कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। उन्होंने बताया था कि यहाँ आराम नगर करके एक जगह है जहाँ पे कास्टिंग वालों के ऑफिस है, आप वहाँ जाइए, कास्टिंग वालों से मिलिए और आपको काम मिलेगा। लेकिन कौन सा कास्टिंग ऑफिस है, कहाँ है, कितने नंबर फार्म हाउस पे है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, मैं बीच में टोक रहा हूँ। आराम नगर एक्चुअली उसका नाम ही सिर्फ आराम नगर है। जी 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 जी, वो है पूरा संघर्ष। वो बिल्कुल हमारे लिए पूरा संघर्ष है, एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ पर पैदल चल चल के ना अरे पूरी जिम और पूरी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल हो जाती है। और आराम नगर पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा आपने 2 राउंड लगा दिया, सारे छाबरा साहब से लेके इधर कास्टिंग के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ लो कि पूरी एक्सरसाइज हो गई और रात को आओ, वड़ा पाव खा के सो या बिना खाए भी सो जाओगा। तो बताइए। बिल्कुल ऐसे ही। और 21 फरवरी को जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड किया, मैं राजधानी ट्रेन से आया था। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी, मैंने उस टाइम राजधानी का भी सफ़र एंजॉय किया। और राजधानी से यहाँ पहुँचने के बाद 22 तारीख से मेरा यहाँ का सफ़र शुरू हुआ। 22 तारीख से मैंने आराम नगर के चक्कर काटने शुरू किए। मुझे ये आइडिया नहीं था कि कौन सा ऑफिस कौन सी गली में है, कौन से प्लॉट नंबर पे है। मैं हर गली में वहाँ जाता था, हर गली के हर जिस
पे मेरे को डाउट होता था कि ये कास्टिंग का ऑफिस हो सकता था, उनका दरवाज़ा खटखटाता था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कास्टिंग वालों के दरवाजे बंद रहते हैं, जो हमें खुद अपने आप से खुलवाने पड़ते हैं, नॉक कर करके। तो ऐसे ही मदन जी मैंने अपने सारे ऑफिसेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, सबको बताया कि मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई किस काम से आया हूँ। और फिर मुझे 29 फरवरी को पहला शूट मिला, जो कि कास्टिंग क्यू की मदद से मिला। उसके बाद जो वो सीरियल था वो था शगुन करके सीरियल था, और वो मुझे करने में बड़ा आनंद मिला। पहली बार मुझे काम मिला टीवी पे, और मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे मेरी शुरुआत तो बहुत भयंकर हो गई है। उसके बाद मैंने कुछ ही दिन बाद मेरे को 9 मार्च को एक सीरियल मिला था, भाग्य लक्ष्मी, और उसके बाद कुछ और सीरियल करे। फिर आपसे मुलाकात हुई मुझे अटल में, जहाँ पे आपका और मेरा जो मित्रता है हमारी शुरू हुई, और तब से लेकर अब तक मैं काफ़ी सारे सीरियल्स कर चुका हूँ, 2-3 टीवी सीरियल एड्स भी कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं मूवी और वेब सीरीज़ में भी थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ। लगभग 40 से ज़्यादा सीरियल अभी तक कर चुका हूँ मैं। वाह वाह, मतलब हाफ सेंचुरी होने को। बिल्कुल बिल्कुल। और हर बड़े से बड़े चैनल और हर बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ। आप देखें तारक मेहता का शो आता है वो मैंने किया, पुष्पा इम्पॉसिबल आता है वो मैंने किया, वागले की दुनिया मैंने किया, डोरी मैंने किया, मतलब हर चैनल आप चाहे स्टार प्लस कहें चाहे कलर्स मतलब स्टार कलर्स से लेके सारे सब ये बड़े शो के नाम आपने बताया है, और बहुत जल्द आपको ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। अरे बस ये क्या बात है, आपकी कृपा है जो इस तरीके से हुआ। जो बहुत बढ़िया कृपा, चाहे जिसकी हो चाहे जैसे भी हो, हमें तो केक खाने से मतलब है। बिल्कुल मिलेगा, हमें क्या लेना देना। अच्छा है आपने मेहनत की, आपकी कृपा हुई, हमें तो बस पापी पेट से मतलब है कि कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जरा ये बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, बस ठीक है मेरा, धन्यवाद धन्यवाद जी जी। काली पोतने के लिए धन्यवाद। हाँ। अब आते हैं अगले सवाल पर। जी। तो आपको काम मिल गया, आपने काम किया, जी ठीक जी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा इंटरव्यू शूट हो रहा है, ये एक्चुअली इसका एक बड़ा मुद्दा है कि हम अपनी ऑडियंस को, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार मुंबई आएँ, कहाँ जाएं, कैसे मिले, कहाँ काम करें, एक्चुअली हमारा मकसद है सोशल की कैसे लोगों को काम मिले, कैसे गाइडेंस हो। जैसे आप बोले ना आपके पास कोई गाइडेंस नहीं था, आप अपने आप से सारी चीज़ें खोजे, निकाले, किए। तो जैसे हमारा कोई जो ये हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे कि कैसे मुंबई आएँ, तो कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, कैसे काम खोजें? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और यकीन मानिए जब मैं शुरू में मुंबई आया था तो मुझे भी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत महसूस हुई थी कि यार अगर हम यहाँ आते हैं, दर्शकों में आपको यही बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आर्टिस्ट मुंबई आना चाहता है और मुंबई आकर काम करना चाहता है तो उसे 2 बड़ी अच्छी चीज़ है जिनको वो अपने साथ कैरी करके लाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहला तो उसके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मुंबई नगरी माया नगरी है। यहाँ नहीं पता आपको 1 दिन बाद काम मिलेगा या 1 साल बाद काम मिलेगा, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ आकर लर्न करी मदन जी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब तक दिल्ली में काम कर रहा था तो मुझे ऑडिशंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था ऑडिशन वगैरह कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या करना होता है। लेकिन मुंबई में आके कास्टिंग वालों से बात कर करके उन्होंने जिस तरीके से मेरे ऑडिशंस बनवाए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपको निभाना पड़ता है, आपके लिए काम करता है, ताकि आपको यहाँ पर टीवी सीरियल या वेब सीरीज या अपना मूवीज में काम मिल सके। तो ऑडिशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। बराबर। लगे हाँ, तब ये भी बता दीजिए कि ऑडिशन कैसे बनाएं, अच्छा ऑडिशन कैसे बनाएं, प्रॉपर ऑडिशन कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें ज़रूरत होती है, कैसा बैकड्रॉप हो, कैसे कपड़े हो, कैसी लाइनें हो, उसकी प्रिपरेशन कैसे? जी जी जी। ऑडिशन के लिए जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आया तो यहाँ ऑडिशंस के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो, कि क्या लाइनें हमें बोलनी है, कैमरे को कैसे फेस करना हमें आना चाहिए, तो फ्रेम सेट करना, कैमरे को किस तरीके से रखना है। जैसे कि मोबाइल से ही एक्चुअली यहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए जो भी हम काम करते हैं वो मोबाइल के थ्रू करते हैं, तो मोबाइल का एंगल हमें करीब ऐसे रखना पड़ता है, इसको इस तरीके से कभी भी हमें शूट नहीं करना है, हमेशा इस तरीके से शूट करना है।
दूसरा फ्रेम के यानी कि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात आती है कि हमें लाइनें याद रहनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से कैमरे के सामने बोल पाए एक्सप्रेशंस के साथ। तो उसके लिए मैं कम से कम 8 से 10 बार रीडिंग करता था मदन जी, ताकि मुझे वो लाइनें अच्छे से याद हो जाए। और याद करने के बाद उसे कैमरे पे बोलने के लिए जो इच्छा और जो टैलेंट की ज़रूरत होती है वो तो हम में है ही। वो कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे लर्न कर करके वो मैंने किया। और एक चीज़ स्पेशल मेरे को और अच्छे से समझ में आया कि जब भी हम ऑडिशन बनाए तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जैसा अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बैकग्राउंड में बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऑडिशन के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। एकदम सही, बहुत सही जी। लाइंस जैसे मनोज भाई ने बताया कि आपकी लाइन क्लियर होनी चाहिए जी। आप जहाँ पर दे रहे हो उसका जो बैकग्राउंड है वो एकदम से प्लेन होना चाहिए। कलर कुछ भी रखो बट थोड़ा सा हल्का कलर रखोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी जी। और वैसा कलर रखो कि जिस कलर के कपड़े आप नहीं पहनते हो, हाँ, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप बहुत सारे YouTube पर वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे मनोज जी के हैं, मेरे वीडियो हैं, वो देखिए कि किस तरह के ऑडिशन से लोग बनाते हैं, किस तरह की लाइनें होती हैं। उसके बाद आप ये तय कर लीजिए कि अब वो किस मूड का वीडियो है, कि वो किसी एग्रेशन में है, कोई लव बाइट है कि मतलब कोई बड़ा किसी का प्रपोज करने का है, या डॉक्टर का है, या फिर पुलिस वाले का बड़ा वो है दिल डॉल के साथ बोल रहा है। मतलब उस फील को लेके उस लाइंस को बोलिए, बोलते बोलते धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर मनोज जी की तरह हाफ सेंचुरी आप भी लगाइए। ये आपने सही कहा। और मदन जी यहाँ मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ऑडिशन में एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था जो आपने अभी छेड़ दी, और मैं बताना चाहूँगा, मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस करेक्टर को हमें निभाने के लिए स्क्रिप्ट आती है उस करेक्टर का गेटअप होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको बोला गया कि डॉक्टर के किरदार के लिए आपकी ये स्क्रिप्ट है तो आपको डॉक्टर की तरह दिखना बहुत ज़रूरी है। यानी उसका कोई कोट या उसका स्टेथोस्कोप जो होता है वो इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वकील के लिए बोला गया तो कोई डार्क कलर का यानी कि ब्लैक या नेवी ब्लू कलर के ब्लेजर में आपको वो ऑडिशन बनाना चाहिए। अगर आपको बोला गया पुलिस वाला तो पुलिस वाले के कॉस्ट्यूम में होना चाहिए। इस तरीके से जिस भी कॉस्ट्यूम की बात की जाए, करेक्टर की बात की जाए, तो वैसे कॉस्ट्यूम में हमें जी 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 जिससे एक तो बिना कुछ बोले ही आपको तकरीबन 30-40% वो फील दे देता है कास्टिंग डायरेक्टर को। वो फील दे देता है कि भाई ये इसी का बंदा है। जी जी जी। या डॉक्टर का है तो उसने व्हाइट शर्ट पहना है या ओवरकोट डाल दिया है, कुछ इस तरह से मिल गया तो उसको लग गया कि यार चलो ठीक है डॉक्टर है। जी जी जी। और पुलिस वाले के खाकी पहन लिए तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है कि चलो ठीक है पुलिस वाले का। मैं मेकअप के लिए टाइम लेना चाहूँगा आपसे। एकदम एकदम भरपूर टाइम है अपने पास। जी। अब पार्टी आप देने वाले हो तो मैं टाइम भला क्यों ना दूँ। जी देखिए, यही एक चीज़ है जो हमने धीरे धीरे यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है कि आपको दिखना भी अच्छा जरूरी है। हाँ, कैमरे के सामने, हाँ, है ना। हाँ, चलिए। नहीं आप बहुत अच्छे दिख रहे हो क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पार्टी आप दोगे तो अच्छा मैं किसको हम समझ रहे हैं ये बात आपकी। अच्छा मैं किसको बोलने जाऊँ? जी जी हम समझ रहे हैं। कोई और है? नहीं। हाँ तो चलो आते हैं अगले पड़ाव पे। जी। अगला सवाल ये है कि ऑडिशन के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली, अब बात करते हैं प्रोफाइल की। जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लोगों के पास टाइम होता नहीं, लोग प्रोफाइल मतलब वो बायोडाटा समझ लेते हैं कि पूरा खर्रा लिख डालते हैं, और वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास समय ही नहीं होता है कि वो उसको देखने ताकने जाए, क्योंकि उसके पास एक रिक्वायरमेंट पे तकरीबन 50 लिस्ट पड़ी हुई है, कम से कम 50 आर्टिस्ट के उसके प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें बायोडाटा नहीं पढ़ने का टाइम होता है। तो मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं मनोज जी से पूछूंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाए। प्रोफाइल तो दर्शकों में यही बताना चाहूँगा कि प्रोफाइल बनाना मैंने मदन जी से ही सीखा था। उससे पहले मैं बहुत लंबी लंबी चिट्ठी लिखता था, जो ये बता रहे हैं कि जो पढ़ने के लिए कास्टिंग वालों के पास टाइम नहीं होता था। मेरी चिट्ठी कम से कम मेरी तो ये इतनी लंबा पूरा स्क्रीन पे मैसेज आता था जिसमें मेरी पूरी डिटेल लिखी होती थी, उसके बाद कितने शो करे, क्या किया, ये सब चीज़ें। और इनको एक दिन मैंने देखा था इन्होंने 4 लाइनों में प्रोफाइल भेजा, तो मैंने इनसे पूछा था ऐसा क्यों, तो मदन जी ने क्लियर बताया कि सामने कास्टिंग वाला जो बैठा है उसके बाद इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो कम से कम 150 लोगों के इतने बड़े बड़े प्रोफाइल पढ़े, इसलिए उसे सिर्फ 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा नाम सबसे पहले है, उसके बाद हमारी उम्र, हमारी हाइट और हमारी लोकेशन। इसके अलावा उससे हमें कुछ नहीं जानना है। यही चीज़ हम उसे लिखित में और यही चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने इंट्रोडक्शन में उसे बताते हैं। साथ ही साथ हम अपना लेफ्ट और राइट प्रोफाइल भी शेयर करते हैं, यानी कि हम फ्रंट से भी कैमरे के सामने हैं, इस साइड से भी हैं और इस साइड से भी है। यही चीज़ें हमें उसे रिकॉर्ड करके देनी होती है। साथ ही साथ हम उसे 3 से 4 पिक्चरें अपनी फोटो, अच्छी फोटोएं दे सकते हैं, यही काफ़ी होता है। उसके अलावा जिस करेक्टर के लिए डिमांड उसने करी है
उस करेक्टर का हमारे पास कोई ऑडिशन अगर रेडी हो, या हम उसको उस टाइम बनाकर भी उनको शेयर कर सकते हैं। यही गिनती की कुछ चीजें हैं जो हमें कास्टिंग वाले को देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा हमें उसे कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा अपना डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। पिक्स वगैरह भी आप दे रहे हो तो आप देखो कि आपकी जो पिक्स है ना वो शादी ब्याह पार्टी और खेलकूद वाली मत भेजो। जी ठीक है, वहाँ टाइम पास मत करो, वो बैड इंप्रेशन जाएगा। कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा कि बंदा सीरियस नहीं है, अगली बार आपको ब्लॉक मार देगा। जी। तो बेहतर होगा कि आप प्लेन बैकड्रॉप पे ही फोटो क्लिक करें और किसी इमोशन के साथ क्लिक करें, और ये देखें कि वो जिस कास्टिंग के जो रिक्वायरमेंट है इसकी किरदार की, उससे रिलेटेड कुछ पिक्स हो तो वो भेज दो, बेटर रहेगा। तो ज़्यादा वो नोट करेगा कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ यार, आर्टिस्ट जो है, बंदा जो है, ये एक्टर जो है वो समझदार है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया ऑडिशन, प्रोफाइल। इंट्रो भी आपने थोड़ा बहुत बता ही दिया कि इंट्रो में कैसे क्या है, कि इंट्रो में भी सेम चीज़ होता है कि नेम, एज, हाइट, लोकेशन आपने डाला, लैंग्वेज बताई, मुझे हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश आती है, लाभ ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने लेफ्ट राइट प्रोफाइल दिया और थैंक यू बोले। इंट्रो मतलब होता है कि आप अपने बारे में चीज़ें बताइए, अपने बारे में आप क्या बताओगे, कहाँ से आए हो, क्या है, कैसे, ऐसे भी कुछ बोल के भी शुरुआत कर सकते हो, बट अपने बारे में आप यही बताओगे, मेन बेसिक यही है। और कुछ बड़ा कोई काम है आपका तो वो आप बता दीजिए कि हमने ये थिएटर यहाँ से किया हुआ है, कोई नामचीन है, कोई बड़ी फिल्म या OTT कुछ भी की हो। जैसे मनोज भाई तो हाफ सेंचुरी पहुँचने वाली इनकी सीरियल की लिस्ट ऐड कर चुके हैं 10 दिन लगभग, तो इनकी बात अलग है। लेकिन जो न्यूकमर्स हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करें, बस और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले पड़ाव की कि फिल्म जैसे सीरियल्स हो गए, एड्स हो गए, उसके बाद आता है आजकल के जो चलन में है वो OTT है। जी। OTT पे कैसे अप्रोच करें, फिल्मों में कैसे काम पाएँ, कहाँ प्रोडक्शन हाउस, कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर उसके लिए अलग से मिले, क्या राय है आपकी? मदन जी, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो अलग से कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, लेकिन जो पॉपुलर कास्टिंग वाले हैं जो कि वेब सीरीज़ और फिल्म्स में कास्टिंग रेगुलर कर रहे हैं, उसमें मुकेश छाबड़ा जी का नाम सबसे पहले आता है, कास्टिंग बे का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद पराग मेहता जी का नाम आता है, और हमारे कुणाल शाह जी हैं, कुणाल शाह जी हैं, एंटी कास्टिंग जी है। जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें ऑनलाइन नेट पे देखने को मिल सकते हैं कि बेस्ट को कास्टिंग जो वेब सीरीज और उसके लिए उनके ऑफिस सबके आराम नगर में ही है। ये सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादातर कास्टिंग वाले जो है वो हमारे आराम नगर में ही आपको मिल जाते हैं। बस ये है कि आपके लिए उनके पास काम कब आएगा, इस बात के लिए आपको अपना पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रो वो जरूर ले लेते हैं लेकिन हमारे फेस के अकॉर्डिंग या हमारे लुक के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि काम आपको दो ही चीज़ों पे मिलने वाला है, पहला आपका लुक, दूसरी आपकी एक्टिंग। अगर आप करेक्टर के लुक में फिट हो रहे हैं तो आपकी एक्टिंग को वो ध्यान से देखेंगे और आपको काम दे देंगे। ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है। तो हमें अपना लुक मेंटेन रखना है और यहाँ पे ऑडिशन देने आते रहना है, ये जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पेशेंस। अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जी, टाइम लिमिट नहीं है। जी, आप ये सोचो कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं साल भर के लिए जा रहा हूँ, मतलब फिर वो बड़ा वाला जो कीड़ा है ना एक्टिंग का, वो नहीं है भाई। आप घर पे बैठो, अपने कामकाज में, अपने चीज़ों में व्यस्त रहो, जी, जी। मत आओ। हाँ, एक्चुअली तो लोग मुंबई आते हैं, उसमें 90% लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं। वो जो कीड़ा है ना, बस ऐसे ही, मतलब दीवा स्वप्न, ख्याली पुलाव पका, यार बस चलो मुंबई चलते हैं, हम तो हीरो हम ही हैं। भाई ऐसे नहीं होता है। 90% लोग यहाँ पर आते हैं और वो सीधे 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने में ही तो ये अवस्था बात के चल देते हैं, अरे 3 महीने हो गए काम नहीं मिला, 6 महीने हो गए काम नहीं मिला। भाई 6 महीने नहीं, 6 साल हो जाएगा काम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पेशेंस है, आपका बैकग्राउंड मजबूत है, आप कुछ भी करके मुंबई में टिके रह सकते हो तो मुंबई आओ। नहीं तो यार वैसे भी सूटकेस और अपने अकाउंट, अपने मम्मी पापा का पैसा वैसा खर्च करने के लिए मुंबई मत आओ। बड़ी क्लियर सी बात है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी चप्पलें घिसेंगी ना कि पूछो मत। सीधी सी बात है। एक बड़ा सा फंडा है भाई कि आपको इसकी लाइमलाइट तो भी देखो, इसका ग्लैमर तो देखो। अगर आप सक्सेस होते हो तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो फिर उस तरह के तो पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली मदन जी। एक बड़ी कहावत है, छोटे मकान बनने में कम टाइम लगता है लेकिन बड़ा बंगलो जब बनता है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यही बात है, अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से चाहिए तो आपको पेशेंस लेके मुंबई में आना होगा। जब आपको इमारत खड़ी करनी है गगनचुंबी, तो फिर तो बिल्कुल आपको
वो पेशेंस वो रखना पड़ेगा, वो हौसला रखना पड़ेगा कि नहीं डटे रहो। बिल्कुल। इसके तमाम उदाहरण है, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लो, चाहे जी तमाम जितने सक्सेस आज के नाम है उन सब के सब सबके सब 10-10 12-12 साल के 14-14 साल के वनवास काटने के बाद ही उन्हें फिर से सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो इस तरह का अगर जुनून है, इतने बड़े वाले कीड़े हैं, तो स्वागत है ना मुंबई में, आइए हमारे साथ करेंगे ताता थैया। तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पार्टी नहीं दिया, और दे देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हमें कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जब जानते हैं हमारी दुख की रग क्या है तो आप पार्टी वसूलने में पीछे पड़ जाएंगे। नहीं क्यों रहे भाई, इंटरव्यू लिए हैं इतनी गर्मी में, इतने सारे तामझाम के साथ। आप देख रहे हैं हमारे पास कितनी सारी यूनिट है, मेकअप के लिए अलग बंदा है, सेटिंग्स के लिए अलग बंदा है, सोफा हमने किया है, और इसी में सब अलग अलग किरदार निकल के बाहर आते हैं जी। तो मदन सागर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी शानदार सी हस्ती के साथ, किसी और भी फील्ड के, चाहे वो एक्टर होंगे, डायरेक्टर होंगे, डीओपी होंगे, कॉस्ट्यूम होंगे, या फिर अलग अलग लेवल के जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं या फिर एडिटर हैं। जो ये वीडियो पोस्ट होगा ना, उससे पहले एडिट होता है और सारी कहानी लगभग एडिट पे होती है। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग बंदों से, अलग अलग लोगों से मैं बात करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, वीडियो के साथ। और आप किससे बात करना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।